नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरव मेहरा। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हमें समझा दिया कि डर सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान के अपने ही राज होते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक रात में, जब एक आदमी अपने ही किए का हिसाब चुकाने के लिए मजबूर हो गया। वो रात बारिश की थी। राजेश ओबेरॉय, एक जाने माने बिजनेसमैन, अपनी कार में तेजी से भाग रहा था। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी उनका फोन बजा। कॉल उनकी पत्नी के नंबर से आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी जो धीरे धीरे बोल रहा था। तुमने सोचा था कोई देख नहीं रहा? जब तुमने मेरी बेटी की शादी का पैसा डुबोया, जब तुमने उसके पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। राजेश की सांसें तेज हो गई। ये राज तो उन्होंने किसी को नहीं बताया था। आवाज फिर गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। सीढ़ी कुएं पर आओ, अपने पाप धोने आओ। राजेश समझ गए कि ये कोई मजाक नहीं है। वो कार से उतरे और बारिश में भागने लगे। उनके पीछे एक अजीब सी छाया चल रही थी। जब वो उस पुराने सीढ़ी कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें पानी में अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो चेहरा बदल रहा था, विकृत हो रहा था। अगली सुबह राजेश की लाश कुएं से मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उनकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसे राजेश का फोन मिला था, जिसमें वो आखिरी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड था। एक हफ्ते बाद हमारे ऑफिस में फोन की घंटी बजी। राजेश की पत्नी रो रही थी। उसने हमें वो वॉइस मैसेज भेजा और कहा, यह कोई आत्महत्या नहीं है, किसी ने उसे मारा है। कोई अलौकिक शक्ति। जब हमने वो आवाज सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज किसी बूढ़े पुजारी जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी डरावनी पावर थी। विक्रम ने तुरंत पहचान लिया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। विक्रम ने कहा, उसकी आवाज में डर था। ये एक ब्रह्म राक्षस है, एक ऐसी आत्मा जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों को सजा देने के लिए करती है। ये अपने शिकार के सबसे गहरे राज जानती है और उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करती है। रिया ने कंप्यूटर पर उस आवाज का एनालिसिस किया तो पता चला कि उसमें कुछ प्राचीन मंत्रों की फ्रीक्वेंसी थी। समीर ने उस इलाके के मैप्स चेक किए तो पता चला कि वहां एक पुराना सीढ़ी कुआं है, जिसके बारे में लोकल्स कहते हैं कि वहां न्याय का देवता रहता है। हमें एहसास हो गया कि इस बार हमारा सामना किसी साधारण भूत से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से होने वाला है जो इंसान के अपने ही पापों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह शक्ति हम में से हर एक के डार्केस्ट सीक्रेट्स जानती थी। हम नहीं जानते थे कि यह केस हमें कहां ले जाएगा, लेकिन एक बात तय थी, इस बार खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से भी आ रहा था। अगले दिन हम उस सीढ़ी कुएं की तरफ निकले। रास्ता बेहद डरावना था। पुराने खंडहर, सूखे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे जैसे हम कुएं के पास पहुंचे, हवा और भी ठंडी होती गई। विक्रम ने कहा, यहां की ऊर्जा बिल्कुल अलग है। यह सिर्फ डर नहीं, गुस्सा और नफरत का मिश्रण है। जब हमने कुएं के अंदर झांका तो एक अजीब सी बदबू आई, जैसे पुरानी किताबों और गीली मिट्टी का मिश्रण। पानी काला दिख रहा था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। रिया ने अपने उपकरण तैयार किए। अचानक उसका ईएमएफ मीटर पागलों की तरह घूमने लगा। यह संभव नहीं है, वो बोली, इतनी उच्च आवृत्ति, ये तो किसी जीवित अस्तित्व की तरह है। तभी हमें आवाज आई, शुरू में धीमी, फिर तेज होती गई। वही आवाज जो राजेश के फोन पर आई थी। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। समीर ने तुरंत अपना कैमरा चालू किया। दिखाई नहीं दे रहा है, पर आवाज साफ आ रही है। विक्रम ने अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज हंसने लगी,
तुम्हारे मंत्र मेरे आगे बेकार है। पंडित जी, मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूं इन मंत्रों के बारे में। अचानक रिया चिल्लाई, मेरा रिकॉर्डर देखो। उसका आवाज रिकॉर्डर अपने आप चलने लगा था। उसमें से अलग अलग आवाजें आ रही थी, किसी की प्रार्थना, किसी की चीख, किसी का रोना। वो आवाज फिर गूंजी, हर कोई अपने पाप छुपाता है, तुम भी, तुम चारों भी। हमने देखा कि कुएं का पानी हिलने लगा है, बुलबुले बन रहे थे, और एक बुलबुले में हमें राजेश का चेहरा दिखाई दिया। फिर और चेहरे, सैकड़ों चेहरे। विक्रम की सांसें तेज हो गई। ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये तो सदियों से यहां फंसे लोगों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। तभी आवाज सीधे हमारे दिमाग में गूंजी, आरव, तुम पत्रकार हो, पर क्या तुमने कभी सच्ची कहानी लिखी? रिया, तुम प्रौद्योगिकी पर भरोसा करती हो, पर क्या तुम्हारे उपकरण तुम्हारे सबसे गहरे रहस्य रिकॉर्ड करते हैं? समीर, तुम सैनिक हो, पर क्या तुमने कभी मासूम लोगों को चोट पहुंचाई? हर एक सवाल हमारे दिल में छुरे की तरह घुस रहा था। हमें एहसास हो गया कि ये अस्तित्व हमारे दिमाग पढ़ सकता है। विक्रम ने जोर से कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। जैसे हम पीछे हटे, कुएं से एक काला धुआं निकलने लगा। उससे एक आकृति बनी, लंबी, पतली, बिना आंखों के, सिर्फ एक मूंग जो हंस रहा था। वो आवाज फिर आई, मैं तुम्हें जाने दूंगा आज, पर याद रखो, मैं तुम्हारे रहस्य जानता हूं, और जब तुम वापस आओगे तो अपने पापों का हिसाब दोगे। हम वहां से भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो आकृति अभी भी वही थी, हंस रही थी। रास्ते में विक्रम ने बताया, ये ब्रह्म राक्षस नहीं है, ये उससे भी खतरनाक है। ये एक न्यायाधीश है, जो लोगों को उनके अपने ही पापों से सजा देता है। हमें समझ आ गया था कि इस बार हमारी लड़ाई किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर के डर और रहस्यों से होगी। और ये सबसे मुश्किल लड़ाई होने वाली थी। गेस्ट हाउस लौटते ही हम सबने अपने उपकरणों की जांच शुरू की। रिया के वॉइस रिकॉर्डर में कुछ अजीब आवाजें थी जो हमने कुएं पर नहीं सुनी थी। एक पुरानी भाषा में कोई प्रार्थना, फिर एक महिला का रोना, और अंत में एक चीख। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, ये आवाजें कुएं में फंसे लोगों की नहीं है, ये तो उस अस्तित्व की है जो कुएं पर कब्जा किए हुए है। हमने स्थानीय अभिलेखागार में शोध करने का फैसला किया। एक बूढ़े पुस्तकालयाध्यक्ष ने हमें एक पुरानी किताब दिखाई। उसमें लिखा था कि 200 साल पहले यहां एक पुजारी रहता था जो लोगों के पापों का हिसाब रखता था। लेकिन जब उसने खुद एक बड़ा पाप किया तो लोगों ने उसे उसी कुएं में धकेल दिया। रिया ने अचानक कहा, रुको, मुझे कुछ समझ आया। उसने अपने लैपटॉप पर ऑडियो विश्लेषण किया तो पता चला कि सारी आवाजें एक ही स्वर की है, बस स्वरित्र अलग है। ये कोई कई अस्तित्व नहीं है, रिया ने समझाया। ये एक ही अस्तित्व है जो खुद को अलग अलग रूपों में दिखाती है। शाम को जब हम दोबारा कुएं पर पहुंचे तो वहां एक अजीब नजारा था। कुएं के आसपास के पेड़ों पर कपड़े के टुकड़े बंधे थे, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। विक्रम ने पहचान लिया, ये तांत्रिक अनुष्ठान है, कोई इस अस्तित्व की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तभी हमें पीछे से आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। ये कुआं तुम्हारे लिए नहीं है। जब हमने उसे राजेश के बारे में पूछा तो वो हंसने लगा। राजेश, वो तो बस शुरुआत है, अब और भी लोग आएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। हमें एहसास हुआ कि ये बूढ़ा आदमी उस अस्तित्व का सेवक है। वो लोगों के रहस्य जानता है और उन्हें कुएं की तरफ ले आता है। रात होते ही कुआं फिर से सक्रिय हो गया। पानी में से हाथ निकलने लगे, आवाजें आने लगी, और इस बार वो आवाजें सीधे हमारे दिमाग में घुस रही थी। आरव, तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त की कहानी चुराई थी ना? रिया, तुमने अपने भाई को फंसाया था ना? विक्रम, तुम्हारे पूर्वजों ने मासूम लोगों को ठगा था ना?
हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये सच था, हम सबके अतीत में कुछ न कुछ था जो हम छुपा रहे थे। अचानक कुएं से पानी का एक फव्वारा निकला और उसमें से एक आकृति प्रकट हुई। वो बूढ़े पुजारी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अब तुम समझ गए हो, वो बोला। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं बस एक दर्पण हूं। तुम्हारे अपने ही पाप तुम्हें सजा दे रहे हैं। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, पर तुमने खुद तो सबसे बड़ा पाप किया था। तुम्हें किसने सजा दी? ये सुनते ही वो अस्तित्व चीखने लगा। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। उसी वक्त बूढ़ा आदमी वहां गया। उसने अस्तित्व के आगे घुटने टेक दिए। स्वामी, मैं नए बलिदान लेकर आया हूं। हमने देखा कि पेड़ों के पीछे 3 और लोग बंधे हुए थे। वो भी अपने अतीत के पापों के लिए वहां लाए गए थे। हमें एहसास हुआ कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था, और हम अब तक की सबसे बड़ी अलौकिक साजिश के बीच में फंस चुके थे। कुएं से वापस लौटते समय हम सब चुप थे। हर कोई अपने अंदर झांक रहा था, उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश कर रहा था जो उस अस्तित्व ने हमारे सामने उजागर की थी। विक्रम सबसे ज्यादा परेशान लग रहा था। यह कोई साधारण केस नहीं है, विक्रम ने अचानक कहा। यह अस्तित्व सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन उसे इतनी शक्ति कैसे मिली? किसी ने तो उसे मजबूत किया होगा। अगले दिन हमने स्थानीय इतिहासकारों से मिलने का फैसला किया। एक प्रोफेसर ने हमें बताया कि 19वीं सदी में यहां एक गुप्त समाज हुआ करती थी जो रहस्यमयी प्रथाएं करती थी। उनका नाम था ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी। वो लोग शक्तिशाली अस्तित्वों को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढते थे। प्रोफेसर ने बताया, शायद इस ब्रह्म राक्षस को भी उन्होंने ही बनाया था। जैसे ही हम वापस अतिथि गृह पहुंचे, हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली। रिया का लैपटॉप हैक हो गया था। स्क्रीन पर एक संदेश था, जांच बंद करो, यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। समीर ने तुरंत सुरक्षा जांच की। यह पेशेवरों का काम है, कोई हमें नजर रख रहा है। हमने तय किया कि अब पुलिस को शामिल करना होगा। पर जैसे ही हम पुलिस स्टेशन की तरफ निकले, रास्ते में एक काली कार ने हमें रोक दिया। कार से एक सुव्यवस्थित कपड़ों वाला आदमी उतरा। उसने विनम्रता से परिचय दिया, मैं ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधि हूं। आप हमारे प्रोजेक्ट में दखल दे रहे हैं। विक्रम ने गुस्से में कहा, प्रोजेक्ट? तुम लोग मासूम लोगों की हत्या को प्रोजेक्ट कहते हो? वो आदमी मुस्कुराया, हत्या नहीं, न्याय। और हमें वो किताब चाहिए जो आपने कुएं से बरामद की है। हम हैरान रह गए। किसी को कैसे पता चला कि हमने एक प्राचीन किताब बरामद की है? हम आपको 24 घंटे देते हैं, वो आदमी बोला। किताब सौंप दो, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। जब वो कार चली गई तो हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक अलौकिक अस्तित्व से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संगठन से भी लड़ रहे हैं जो हमें हर कदम पर नजर रख रहा है। रात को जब विक्रम ने वो प्राचीन किताब जांची तो उसे एक चौंकाने वाली खोज हुई। किताब के अंतिम पृष्ठ पर वही प्रतीक था जो उस काली कार पर था, ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी का प्रतीक। ये किताब उन्हीं की है, विक्रम ने कहा। शायद ये अस्तित्व उन्हीं के किसी सदस्य की रचना है जो नियंत्रण से बाहर हो गई। अब हमें 2 दुश्मनों का सामना करना था, एक तरफ शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस, दूसरी तरफ रहस्यमय गुप्त समाज। और सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों ही हमारी हर चाल के बारे में जानते थे। हमें एक ऐसी योजना बनानी थी जो दोनों को हरा सके, पर सबसे पहले हमें यह समझना था कि इस किताब में ऐसा क्या खास है जिसके लिए ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी इतनी बेचैन है। अगले 24 घंटे हमारे लिए सबसे मुश्किल भरे थे। हमें 2 विकल्प थे, या तो वो किताब ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी को दे दें या फिर उस रहस्यमयी ब्रह्म राक्षस का सामना करें। हमने तय किया कि हम किताब नहीं देंगे। विक्रम ने रात भर जागकर किताब का अध्ययन किया। उसने पाया कि यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक डायरी थी जो उसी पुजारी ने लिखी थी जिसे कुएं में धकेला गया था।
इसमें लिखा है कि कैसे ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी ने उसे मजबूर किया। विक्रम ने हमें बताया। उन्होंने उसे एक ऐसा अनुष्ठान करने के लिए कहा जो किसी अस्तित्व को नियंत्रित कर सके, पर अनुष्ठान विफल हो गया और अस्तित्व ने उसे ही अपना शिकार बना लिया। रिया ने किताब की छिपी हुई पन्नों को स्कैन किया। उसे एक नक्शा मिला जो कुएं के नीचे एक गुप्त कक्ष की तरफ इशारा कर रहा था। शायद यहीं पर वो अनुष्ठान किया गया था। उसने कहा, हमने तय किया कि हमें उस गुप्त कक्ष में जाना होगा, पर समस्या ये थी कि ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के लोग हमें देख रहे थे। समीर ने एक योजना बनाई। हमें भटकाने का काम करना होगा। मैं उन्हें दूसरी दिशा में ले जाऊंगा, जबकि आप तीनों कुएं तक पहुंचने की कोशिश करें। रात के अंधेरे में हमने योजना कार्यान्वित की। समीर ने अतिथि गृह में आग लगा दी ताकि सोसाइटी के लोग वहां भागें। इस व्याकुलता का फायदा उठाकर हम तीनों कुएं की तरफ निकले। कुएं पर पहुंचते ही हमें एहसास हुआ कि वो अस्तित्व हमारा इंतजार कर रहा था। पानी में से आवाज आई, तुम वापस आ गए, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। अस्तित्व चीखने लगा, ये मंत्र तुम्हें कहां से आता? ये तो मेरा खुद का लिखा हुआ है। तभी हमें पीछे से आवाज आई। ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के लोग वहां आ चुके थे। उनका नेता बोला, हमें वो किताब दो, वो हमारी संपत्ति है। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब अस्तित्व ने अचानक सोसाइटी के लोगों पर हमला किया। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, वो चीखा। तुमने मुझे अनंत कष्ट के लिए छोड़ दिया। हमें एहसास हुआ कि अस्तित्व अब सोसाइटी के खिलाफ हो गया था। ये हमारे लिए एक अवसर थी। विक्रम ने जल्दी से किताब के अंतिम पृष्ठ पर लिखा अनुष्ठान पढ़ना शुरू किया। उसने अस्तित्व को प्रस्ताव दिया, हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं, इस शर्त पर कि तुम हमेशा के लिए चले जाओ। अस्तित्व ने मान लिया। एक चमकदार रोशनी के साथ वो गायब हो गया। कुआं सामान्य हो गया, पर ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी वालों ने हमें घेर लिया। तुमने हमारी संपत्ति नष्ट कर दी, वो गुस्से में बोले। तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। समीर ने उन्हें कॉल कर दिया था। सोसाइटी के लोग भागने लगे, पर कुछ पकड़े गए। जब सब कुछ शांत हुआ तो हमने देखा कि किताब भी गायब हो चुकी थी। शायद अस्तित्व के साथ ही चली गई। हमने सोचा कि केस हल हो गया, पर तभी विक्रम को किताब का एक पन्ना मिला जो बच गया था। उस पर लिखा था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे जैसे और भी है। हमें एहसास हुआ कि ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी ने और भी अस्तित्व बनाए हैं, और अब हमारी असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।